लेडी ब्लेमली को मालूम था कि उनके घर पे चलने वाली हाउस पार्टी को आयोजित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो पार्टी कई दिनों तक चलने वाली थी और आने वाले मेहमान भी उसी के बड़े से घर में सोने वाले थे। तो लेडी ब्लेमली हमेशा कोशिश करती थी कि वो सिर्फ उन मेहमानों को आमंत्रित करे जो प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड और एंटरटेनिंग हो। कुछ लोगों को उसने इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि वो ताश खेलने में माहिर थे, कुछ लोग एक्टिंग में और कुछ थे जो पियानो बजाने में माहिर थे। आखिर वो ऐसे लोगों को बुलाए भी क्यों ना, क्योंकि 3-4 दिनों तक मेहमानों को एंटरटेन करना आसान नहीं था। और लेडी ब्लेमली ने इस हाउस पार्टी के लिए खास तौर से आमंत्रित किया था कॉर्नेलियस एपिन नाम के एक व्यक्ति को। लोग कहते थे कि कॉर्नेलियस बहुत शातिर था। कॉर्नेलियस नाम से ही पता चलता था कि वो कितना चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति होगा। पर जब कॉर्नेलियस पार्टी में शामिल हुआ तब लेडी ब्लेमली को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर लोग कॉर्नेलियस को इतना शातिर और बुद्धिमान क्यों मानते हैं। कॉर्नेलियस बुद्धिमान है ऐसा लेडी ब्लेमली को बिल्कुल भी नहीं लगा। उनके अनुसार तो वो एक सीधा सादा सा व्यक्ति था जो बहुत ही कम बात किया करता था। एक दोपहर की बात है, बाहर बारिश हो रही थी और सारे मेहमान बैठक वाले कमरे में बैठे हुए थे। तब कॉर्नेलियस एपिन बोला, देवियों और सज्जनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने इस इतिहास की सबसे बड़ी खोज की है। मैंने इस परेशानी का हल निकालने में अपने कई साल लगाए हैं। तभी मेहमानों में से एक व्यक्ति जिनका नाम सर विल्फ्रेड था, जो कि लेडी ब्लेमली के शौहर थे, वो बोले, ऐसी क्या महान खोज की है आपने मिस्टर एपिन? कॉर्नेलियस एपिन बोला, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पर मैंने जानवरों को इंसानी भाषा बोलना सिखाया है। सर विल्फ्रेड, जिन्हें कॉर्नेलियस एपिन पर बिल्कुल यकीन नहीं था, वो फिर से बोले, अरे वाह क्या आप अपने काम का कोई उदाहरण देना चाहेंगे मिस्टर एपिन? एपिन बोला, हाँ हाँ बिल्कुल है मेरे पास उदाहरण। लेडी ब्लेमली की पालतू बिल्ली टॉबी मेरा सबसे सच्चा और होनहार स्टूडेंट है। सर विल्फ्रेड फिर से बोले, पर आपके कहने भर से हम यकीन कैसे कर लें मिस्टर एपिन कि आपने जानवरों को इंसानी भाषा बोलना सिखाया है? एपिन फिर बोला, वेल मिस्टर विल्फ्रेड, मैंने पहले भी कहा कि मैंने इस काम में अपने कई साल दिए हैं। अलग अलग प्रजाति के हजारों जानवरों के ऊपर मैंने शोध किया। 7 महीने पहले मैंने बिल्लियों के ऊपर काम करना शुरू किया था। बिल्ली मेरे काम के लिए सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि वे हमारे साथ ही रहती हैं, परिवार के एक सदस्य की तरह। मगर वो हमारी भाषा नहीं बोल पाती। वे अभी भी जंगली जानवरों की तरह ही रहती हैं। और बिल्लियों में भी कुछ बिल्लियां होती हैं जो बाकियों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, जैसे लेडी ब्लेमली की बिल्ली टॉबी। वो एक सुपर कैट है। वो पहली बिल्ली है जिसको मैंने इंसानी भाषा बोलना सिखाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बिल्ली बिल्कुल ऐसे बात करती है जैसे वो बिल्ली नहीं बल्कि कोई इंसान ही हो। बैठक में बैठे सभी मेहमान कॉर्नेलियस को बड़े ही शक भरी निगाहों से घूरे जा रहे थे। किसी को भी उसके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि वो एक सनकी पागल आदमी है जो बस महफिल में धाक जमाने के लिए बस फेंके जा रहा है। लेकिन 1-2 मिनट बाद वहां मौजूद मिस रैकर बोली, मैं समझ सकती हूँ मिस्टर एपिन कि आपने ब्लेमली की बिल्ली को कुछ मामूली से शब्द बोलने और समझने सिखाए होंगे, जैसे आओ, जाओ, बैठो, खाओ। वैसे ये भी अच्छी ट्रेनिंग है मिस्टर एपिन। एपिन बोला, नहीं, छोटे बच्चे पहले छोटे वाक्यों को सीखते हैं, पर टॉबी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर है। मैंने उसे इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि वो पूरी की पूरी भाषा को एकदम परफेक्टली बोल सकता है और समझ भी सकता है। उसे भाषा का उतना ही ज्ञान है जितना कि आपको है। अब ये बात सुनकर वहां उपस्थित हर शख्स को यही लगने लगा कि कॉर्नेलियस बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तभी लेडी ब्लेमली बोली, अब मेरे ख्याल से एक बार हमें उस बिल्ली को देख लेना चाहिए, उसी के बाद हम अपनी राय देंगे। तभी सर विल्फ्रेड कमरे से बाहर गए।
हर कोई यही सोचने लगा कि कॉर्नेलियस एक अच्छा वेंट्रोलॉकिस्ट है जो बिना होंठ हिलाए भी बोल सकता है, जैसे वो पपेट शो वाला कलाकार करता है, बिना होंठ हिलाए भी वो बात कर सकता है। सबको लग रहा था कि कॉर्नेलियस खुद ही बिल्ली की आवाज में बात करेगा ताकि सबको लगे कि बिल्ली बात कर रही है। हालांकि सब ये देखने के लिए भी उत्सुक थे। सब उत्सुक थे कि आखिर कॉर्नेलियस ये सब कैसे कर पाएगा, और वे सब वहां उस पार्टी में मनोरंजन के लिए ही तो आए थे। इसीलिए सभी एक्साइटेड हो उठे कि अब उनके सामने एक कमाल का खेल होने वाला है। कुछ 2-3 मिनट बाद सर विल्फ्रेड कमरे में वापस आए, लेकिन उनका चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ था। चेहरे के रंग उड़ चुके थे, मानो जैसे उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया हो जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कमरे में घुसते ही वो बोले, ये एकदम सच है, एकदम सच। वहां मौजूद सभी जनों को लगने लगा कि सर विल्फ्रेड सच कह रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट ही सब बयां कर रहे थे। सबने उत्सुकता के साथ सर विल्फ्रेड से पूछा कि आखिर उन्होंने वहां ऐसा क्या देख लिया। तब सर विल्फ्रेड बोले, वेल, मैंने उस बिल्ली को देखा। वो स्मोकिंग रूम में एक कुर्सी के ऊपर सोई हुई थी। मैंने उसको कहा कि तुरंत बैठक वाले कमरे में आए। बिल्ली ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा, और फिर वो बोला, जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगा, चल भाग यहां से। सर विल्फ्रेड आगे बोले, उसकी ये बात सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे दोस्तों। मिस्टर एपिन एकदम सही कह रहे हैं, वो बिल्ला बोलता है, बिल्कुल हमारी ही तरह। अब सबको कॉर्नेलियस पर यकीन होने लगा। सभी उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। कॉर्नेलियस एपिन मुस्कुराया और अपनी पहली सफलता से बहुत ही खुश हुआ। जब सभी कॉर्नेलियस से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, तभी उस कमरे में टॉबी बिल्ला शान से चलता हुआ आया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सभी हैरानी से उस बिल्ले को आता हुआ देख रहे थे। तभी उस घर की मेजबान लेडी ब्लैमली ने उस बिल्ले से पूछा, अब आप दूध पीना चाहेंगे मिस्टर टोबी? वो बिल्ला कुछ अलग ही अंदाज में बोला, हाँ मुझे प्यास लगी है, मैं दूध पीना चाहूंगा। ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी की आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गई। यहां तक कि लेडी ब्लैमली, जिसने उस बिल्ले को बचपन से पाला पोसा, उसके हाथ भी कांप रहे थे जब वो टोबी के कटोरे में दूध डाल रही थी। थोड़ा दूध उनसे कटोरे से बाहर कारपेट पे भी गिर गया। लेडी ब्लैमली उस बिल्ली से बोली, माफ करना टोबी, थोड़ा सा दूध कारपेट पे भी गिर गया। टोबी बिल्ला बोला, मेरा कारपेट थोड़ी ना है, तेरा कारपेट है, तू जान तेरा काम जाने। ये सुनकर फिर से पूरे कमरे में खामोशी छा गई। तभी मिस रैकर ने टॉबी बिल्ली से पूछा, अच्छा ये बताओ टॉबी कि जब तुम ये भाषा सीख रहे थे तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? टॉबी ने एक नजर मिस रैकर की तरफ देखा, फिर कुछ सेकंड्स तक उसे घूरा, फिर उससे मुंह फेर कर वो खिड़की से बाहर देखने लगा। सबको लग रहा था कि टोबी मिस रैकर का जवाब देगा, लेकिन टोबी जवाब देने के मूड में नहीं था, मानो जैसे उसके लिए मिस रैकर का सवाल एक बकवास सवाल हो। तभी कमरे में मौजूद एक दूसरी औरत, जिसका नाम मैविस पेलिंगटन था, उसने पूछा, अच्छा टॉबी ये बताओ कि इंसानी इंटेलिजेंस के बारे में तुम क्या सोचते हो? टॉबी बिल्ला बोला, इंसानी इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहती हो या फिर सिर्फ एक ही इंसान के बारे में पूछ रही हो? वो औरत मैविस पेलिंगटन बोली, हाँ, मेरी इंटेलिजेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? टॉबी बिल्ला हंसता हुआ बोला, अब सच बोलूंगा तो भरी महफिल में आप शर्मिंदा हो जाएंगी। पर असल में ये बोलकर भी टॉबी ने उस औरत को सबके सामने शर्मिंदा कर ही दिया था। वो फिर आगे बोला, चलो फिर भी मैं आपका जवाब दे देता हूं। जब मेरी मालकिन लेडी ब्लेमली ने सर विल्फ्रेड से कहा कि वो आपको इस पार्टी के लिए न्योता भेजना चाहती हैं, तब सर विल्फ्रेड ने आपके लिए कहा था कि वो औरत इस दुनिया की सबसे मूर्ख औरत है और उस मूर्ख औरत को क्यों बुला रही हो। तब लेडी ब्लेमली ने आपके बारे में क्या कहा जानती हैं? लेडी ब्लेमली बोली, अरे वो बेवकूफ है, तभी तो मैं उसे बुला रही हूं। मेरे पास एक पुरानी खटारा कार है
और मैविस पेलिंगटन ही वो बेवकूफ है जो वो कार खरीदेगी। लेडी ब्लैमली बोली कि वो बिल्ला एकदम झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पर मैविस पेलिंगटन ने उसकी एक ना सुनी। वो समझ गई कि ब्लैमली ने उसको बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि उसी सुबह ब्लैमली मैविस को अपनी खटारा कार बेच चुकी थी। तभी कमरे में दूसरा शख्स मेजर बारफील्ड ने माहौल को बदलने के लिए उस बिल्ले से पूछा, अच्छा टॉबी, तुम हमें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताते? वही सफेद बिल्ली जो अस्तबल के बगल में रहती है, बताओ ना, तुम उसके साथ क्या क्या करते हो? कमरे में मौजूद सभी जन समझ चुके थे कि मेजर बारफील्ड ने यह सवाल पूछकर गलती कर दी है। टोबी बिल्ला बोला, ओए, किसी के पर्सनल अफेयर के बारे में सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस बारे में बात करूं कि आप लोग इस पार्टी में चोरी छुपे क्या करते हैं, कौन किसके साथ मुंह काला करता है, किसका किसके साथ अफेयर है? आप कहें तो मैं बता देता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या बात कर रहे थे। शहर के मेयर की बेटी की ड्रिंक में नशे की दवा मिला के उसे बेहोश किया, फिर उसके साथ टिंग टोंग किया। आप कहें तो मैं खुल के उनके नाम भी बता सकता हूं। बस यहां पर टॉबी की बात ने पूरे बैठक के माहौल को गर्म कर दिया। टॉबी को इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, पर वो तो एक जानवर था। उसने इंसानी भाषा में बोलना सीखा था, मगर कब, कहां, किसके सामने कैसी बात करनी है, इसकी उसे समझ नहीं थी। वहां आए लगभग सभी जनों के किसी न किसी के साथ प्राइवेट लव अफेयर थे। कुछ ऐसे कांड भी हुए थे जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी माहौल में उजागर हों। सबके मन में यही ख्याल आ रहे थे कि उनके बारे में भी वो बिल्ला टोबी कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। अगर उसने मुंह खोल दिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तभी वो गरमाए माहौल को बैलेंस करते हुए लेडी ब्लैमली बोली, ये तो एक नादान नासमझ जानवर है। ये तो बस भाषा बोलना सीखा है। इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें और अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करें। फिर वो अपने बिल्ले टॉबी से बोली, अब टॉबी, क्यों न तुम खनसामे के पास जाओ और पूछो कि तुम्हारे लिए उसने डिनर में क्या पकाया है। टॉबी बोला, थैंक्स लेडी ब्लैमली, पर मैंने अभी अभी चाय पी है। मैं नहीं चाहता कि मैं बदहजमी से मरूं। तभी सर विल्फ्रिड थोड़े मजाकिया अंदाज में हंसते हुए बोले, पर टॉबी, बिल्लियों के पास तो 9 जिंदगियां होती है ना। टॉबी बोला, हाँ, पर लीवर तो एक ही होता है ना। मैं अपना लीवर खराब नहीं करना चाहता। तभी एक औरत जिसका नाम मिसेस कॉनेट था, वो बोल पड़ी, लेडी ब्लैमली, आप क्या चाहती हैं कि ये मुंहफट बिल्ला अपने नौकरों के पास जाकर हमारे बारे में बातें करे और उन्हें हमारे राज बताए? फिर से पूरा माहौल गर्म हो उठा। महफिल में आए सभी को याद आया कि ये बिल्ला अक्सर उनके घरों के बाहर या खिड़कियों के पास घूमता फिरता दिखाई देता था। यानी कि इस बिल्ली को उनके बारे में सब कुछ मालूम था कि उनके बेडरूम में क्या कुछ होता था। अगर वो बातें बाहर आ गई तो सभी के घर टूट जाएंगे। ये सब सोचकर महफिल में आए कुछ लोगों के चेहरों से तो रंग ही उड़ गए। सभी डरे हुए, घबराए हुए थे। तभी कमरे में मौजूद एक शख्स जिसका नाम ओडो फिनशेरी था, जो चर्च का पादरी बनने की पढ़ाई कर रहा था, वो तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। सीधी सी बात थी, वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्ल देखकर उस बिल्ले को कुछ याद आ जाए और वो बिल्ला उसका भी भांडा इस महफिल में फोड़ दे। सभी मेहमान सोचने लगे कि अगर इस बिल्ले ने उनकी बातें यहां से बाहर किसी और को बताई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक औरत तो अफसोस जताते हुए बोल पड़ी, मैं यहां आई ही क्यों? टोबी बिल्ला, जो अभी भी उसी कमरे में एक कुर्सी के ऊपर बैठा अपनी टांग उठा के चाट रहा था, वो उस औरत से बोल पड़ा, मैं जानता हूं आप यहां इस पार्टी में क्यों आए हैं। कल मैंने आपको कहते सुना था कि लेडी ब्लैमली की पार्टी बहुत बोरिंग होती है, लेकिन खाना बहुत लजीज होता है। तो आप यहां खाना खाने के लिए आई हैं। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि यहां मौजूद सभी सिर्फ खाने के लिए आए हैं। और आपने तो कर्नल एंडी को अपना थूका हुआ गोश्त भी खिलाया था, और फिर आप और मिसेस कॉर्नेट जोर जोर से हंसी भी थी। तभी वो औरत बोल पड़ी,
नहीं नहीं, तुम झूठे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिसेस कॉर्नेट आप कुछ बोलती क्यों नहीं? टोबी आगे बोला, मिसेस कॉर्नेट क्या बोलेंगी? वो खुद यहाँ अपनी बहू की बुराई करने आई हैं। मिसेस कॉर्नेट ने बताया कि वो अपनी बहू के खाने में नींद की गोलियां मिलाती हैं ताकि वो जल्दी से मर जाएं। ये सब देखकर कॉर्नेलियस बहुत चिंतित था और हैरान भी कि उसने तो इस बिल्ली को सिर्फ भाषा बोलना सिखाया था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये ट्रेनिंग इतनी आगे निकल जाएगी कि वो बिल्ला एक बदतमीज मुंहफट इंसान ही बन जाएगा। कॉर्नेलियस को लगने लगा कि कहीं वहां मौजूद सभी उस बिल्ले का गुस्सा उस पर ही ना निकाल दें, इसलिए वो चुपचाप वहां से खिसकने का मौका ढूंढने लगा। तभी वो बिल्ला जो सभी मेहमानों की जिंदगी में जहर घोल रहा था, उसे उस कमरे की खिड़की के बाहर घूमता हुआ उसका दुश्मन दिखाई दे गया। एक भूरा झबरीला बिल्ला, टोबी का कट्टर दुश्मन, जो उस घर के बाहर ही गार्डन में घूम रहा था। जैसे ही टोबी ने उस बिल्ले को अपने इलाके में घूमता देखा तो वो उससे लड़ने के लिए खिड़की से बाहर कूदा और सीधा उस भूरे बिल्ले के पीछे भागा। अब कमरे में मौजूद सभी मेहमान गुस्से से कॉर्नेलियस को घूरने लगे, क्योंकि वही तो था जिसकी वजह से ये सारा ब्लंडर हुआ। उन्होंने कॉर्नेलियस से पूछा, मिस्टर एपिन, क्या ये बिल्ला दूसरी बिल्लियों को भी बात करना सिखा सकता है? कॉर्नेलियस बोला, अब पता नहीं, पर शायद वो बिल्लियों को तो सिखा ही सकता है। शायद उसने अपनी गर्लफ्रेंड बिल्ली को भी जरूर सिखाया होगा, क्योंकि अक्सर दोनों अस्तबल के पास घंटों एक साथ समय बिताते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि टोबी ने यह भाषा किसी और को सिखाई होगी। शायद अभी तक तो नहीं, क्या पता आगे जाकर सिखा दे। तभी मिसेस कॉर्नेट बोली, लेडी ब्लेमली, हमें मालूम है कि आप और आपके हस्बैंड उस बिल्ले को बहुत चाहते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं, पर उसका जिंदा रहना अब हम सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसे मारना बेहद जरूरी है लेडी ब्लेमली। लेडी ब्लेमली बोली, हाँ हाँ, मैं भी पिछले कुछ घंटों से उस बिल्ले से तंग आ चुकी हूँ। उसने समाज में हम सभी की नाक कटा दी है। मैं भी अपना समर्थन देती हूँ कि उस बिल्ले को जल्दी से जल्दी मार डालना ही सही रहेगा, नहीं तो वो पूरे शहर में जाकर हमारे कारनामों का ढिंडोरा पीट देगा। सर विल्फ्रेड बोले, हम उसके खाने में जहर मिला देंगे और मैं उसकी गर्लफ्रेंड सफेद बिल्ली को ले जाकर उसके शरीर में एक बड़ा पत्थर बांधकर उसे तालाब में फेंकाऊंगा। कॉर्नेलियस चिंतित और रुआंसा सा होते हुए बोला, पर मेरी महान खोज का क्या? वो इस दुनिया का पहला बिल्ला है जो इंसानों की भाषा बोलता है। उसके पीछे मेरी कई सालों की मेहनत लगी है। तभी मिसेस कॉर्नेट झल्लाकर बोली, अरे भाड़ में गई तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खोज। तुम्हें बहुत शौक है तो किसी चिड़ियाघर में चले जाओ और वहां के जानवरों को सिखाओ बोलना। जाओ वहां किसी हाथी को सिखाओ। हाथी सबसे समझदार जानवर होता है। तुम्हारी भाषा जल्दी सीख जाएगा। कम से कम वो किसी के बेड के नीचे या टेबल के नीचे छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन सकेगा या खिड़की के बाहर से हम पर नजर नहीं रखेगा। कॉर्नेलियस ने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश की कि उस मासूम बिल्ले को ना मारे, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पर किसी ने भी कॉर्नेलियस की एक ना सुनी, बल्कि कई मेहमानों ने तो उस बिल्ले के खाने में जहर मिलाकर देने की बात पर अपना समर्थन तक दे दिया। उस रात डिनर के लिए सभी मेहमान बड़ी ही खामोशी के साथ बैठे हुए थे। लेडी ब्लेमली ने उस खामोशी को भंग करने के लिए वार्तालाप शुरू करने की भी कोशिश की, मगर किसी ने भी उनसे बात नहीं की। वे सभी उस बिल्ली के खाने के कटोरे की तरफ ही देख रहे थे कि वो बिल्ला आएगा और अपना खाना खाएगा, क्योंकि उसके कटोरे में लजीज गोश्त के टुकड़े रखे हुए थे जिसमें उन लोगों ने जहर मिलाया हुआ था ताकि वो बिल्ला उस खाने को खाकर मर जाए। मगर सभी उस बिल्ले का इंतजार करते रहे, पर वो नहीं आया। कॉर्नेलियस उस बिल्ले को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो रात के खाने से पहले ही उस घर से चला गया था। जैसे तैसे सभी मेहमानों ने टोबी के इंतजार में अपना खाना तो खत्म कर लिया, मगर टोबी फिर भी नहीं लौटा। नौकरों ने आकर बताया कि किचन की खिड़कियां खुली हुई हैं ताकि टोबी आकर अपना खाना खा सके, मगर रात के 9 बज गए, फिर 10 बज गए, फिर 11 बज गए, टोबी वापस नहीं लौटा।
सभी मेहमान बैठक में जमा होकर उसके आने का इंतजार करते रहे। तब 11 बजे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि वो बदमाश बिल्ला लोकल न्यूज़पेपर में जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता चुका होगा। समाज में हमारी थू थू होने वाली है दोस्तों। मैं तो चला सोने। गुड नाइट। वो कोई गुड नाइट नहीं थी, बल्कि वो एक बैड नाइट थी वहां मौजूद सभी मेहमानों के लिए। जैसे तैसे वो रात गुजर गई। अगली सुबह सभी ने घर के नौकरों से पूछा कि क्या कल रात टोबी वापस लौटा था, क्या उसने अपना खाना खाया। पर नौकरों ने सभी को एक ही जवाब दिया कि टोबी वापस नहीं लौटा। सभी मेहमानों के लिए नाश्ता लगाया गया। नाश्ता तो स्वादिष्ट था, मगर सभी के चेहरों पर चिंता के भाव थे। सभी को डर था कि उनके काले कारनामों के बारे में अब तक पूरा शहर जान चुका होगा। मगर तभी घर का माली डाइनिंग हॉल में चलता हुआ आया। उसने अपने दोनों हाथों में कुछ थामा हुआ था। उसे देखकर सभी लोग खड़े हो गए। उस माली के हाथों में टोबी बिल्ले की लाश थी। वो माली बोला, मालकिन, इस बिल्ले का उस भूरे बिल्ले के साथ बहुत जोरदार झगड़ा हुआ और उस भूरे बिल्ले ने इसे मार डाला। यह खबर सुनकर सभी के चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। सभी खिलखिलाकर एक दूजे को बधाइयां देने लगे। लेडी ब्लैमली ने उस माली से कहा कि टोबी की लाश को घर के पीछे जंगल में दफनाए। हालांकि वो खुद भी टोबी की मौत से दुखी थी। माली टोबी की लाश को घर से बाहर पीछे जंगल में ले गया। टोबी मर गया। इतिहास का पहला बिल्ला जो इंसानी भाषा बोल सकता था, वो मर गया। कॉर्नेलियस की सालों की मेहनत बर्बाद हो गई और साथ ही साथ उस हाउस पार्टी में आए सभी मेहमानों की भी मुसीबत टल गई। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन लेडी ब्लैमली ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शहर के चिड़ियाघर में एक हाथी ने एक आदमी को कुचलकर मार डाला है। जिस आदमी को हाथी ने कुचला था उसकी पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि हाथी के भारी भरकम पैरों ने उस आदमी के शरीर को बुरी तरह से कुचलकर चटनी बना डाला था। हाँ, मगर उस आदमी की जेब से मिले उसके बटवे में रखी उसकी आईडी से उसकी पहचान हो गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कॉर्नेलियस एपिन ही था, जिसे सभी लोग शातिर और चालाक एपिन के नाम से जानते थे। उसका भी अंत हो गया। मगर ये कहानी का अंत नहीं, ये तो कहानियों की शुरुआत है। रात का समय एक जंगल के बीच पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, जिसके एक डिब्बे के एक कंपार्टमेंट में हैट और ओवरकोट पहना एक आदमी बैठा हुआ था। उसके अलावा उस कंपार्टमेंट में और कोई नहीं था। तभी उस आदमी ने किसी को आवाज दी, हे, अब चुपचाप सीट के नीचे से बाहर निकलो। तभी सीट के नीचे से एक बिल्ला बाहर आया। ये टोबी था। टोबी उछलकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। उस आदमी ने अपना हैट उतारा। वो कॉर्नेलियस एपिन था, यानी दोनों जिंदा थे। टोबी बिल्ला कॉर्नेलियस से बोला, बॉस, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? कॉर्नेलियस ने कहा, टोबी, हम यहां रहे तो मार दिए जाएंगे। मैंने तुम्हें भाषा तो सिखा दी, लेकिन एक गलती कर दी। मैंने तुम्हें चालाकी नहीं सिखाई। तुम्हें समझना होगा कि कौन सी बात कहां पर किसके सामने नहीं करनी है। टोबी बोला, पर बॉस, मुझसे जो पूछा जाएगा मैं वही तो बताऊंगा। कॉर्नेलियस ने कहा, हां, पर हमेशा सच नहीं बोलना चाहिए दोस्त। तुम्हारे चक्कर में मैं भी मरते मरते बचा हूं। वो तो भला हो कि मैंने 2 औरतों को बात करते सुन लिया था कि वे सभी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए मैं मौका देखकर वहां से भाग निकला और सबसे पहले एक आदमी की डेड बॉडी का इंतजाम करके चिड़ियाघर में हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया। इसके लिए मुझे चिड़ियाघर के गार्ड को कुछ पैसे देने पड़े। फिर मैंने लेडी ब्लैमली के माली को भी कुछ पैसे देकर खरीद लिया और उसे अपने साथ कर लिया और तुम्हें नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश किया। सभी को लगा कि तुम मर चुके हो
असल में तुम गहरी नींद में सोए हुए थे। माली ने तुम्हें जंगल में नहीं दफनाया और तुम्हें मेरे पास ले आया। बिल्ला टोबी बोला, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? कॉर्नेलियस एपिन बोला, इंडिया, वहां हम सेफ रहेंगे। और सुनो, हमें अपनी पहचान भी बदलनी होगी। आज से मेरा नाम है शेरलॉक बख्शी और तुम हो मार्को। उसके बाद वो रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई हार्बर की तरफ बढ़ गई, जहां से एक पानी का जहाज भारत के लिए रवाना होने वाला था। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे इस चैनल में कई और जासूसी कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।